हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में। एंड बच्चों मैंने आप लोगों को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट का फॉर्मेट एंड थ्योरी भेजा था। सो जहां तक बच्चों लिक्विडेशन का सवाल है, सभी को मालूम है बच्चों लिक्विडेशन रेफर्स टू वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। इसमें सारी प्रोसीजर्स बच्चों इन्वॉल्व होती है जिसको लिक्विडेटर फॉलो अप करके बच्चों क्या करते हैं, कंपनी को वाइंड अप करता है। क्लियर बच्चों, जिसके अंदर सारे एसेट्स को बच्चों रियलाइज करके हम वन आफ्टर वन जितने भी क्लेमेंट्स होती हैं उनको एज पर द बच्चों जो हमारी जो रूल्स रेगुलेशन है, तो प्रोविजंस ऑफ लिक्विडेशन से उसके हिसाब से बच्चों हम सभी को पेमेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। सो हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था, आपकी जो टू मेथड्स है बच्चों, उसमें पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड सेकंड मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। दोनों ही लिक्विडेटर ही करता है बच्चों, बट फर्स्ट वन जो था एक तरह से आपका सेटलमेंट ऑफ अफेयर की तरह था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एंड बच्चों यू नो सभी को मालूम है बच्चों, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पहले एसेट्स को रियलाइज करना। एंड मैंने आपको इसमें बताया था यहाँ पे एसेट रियलाइज करने का मतलब बच्चों किसी प्रकार का आपको फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स या एसेट्स को क्लासिफिकेशन इस वे में नहीं करना। हमें वी डू नॉट रिक्वायर्ड टू बच्चों क्लासिफाई द एसेट्स। हम जो अकॉर्डिंग टू बच्चों क्लासिफिकेशन जो थे डिफरेंट मोड्स में एसेट्स का, उसको हमें फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू बच्चों क्लासिफाई द एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टू कैटेगरीज बच्चों, दैट इज हुआ एसेट्स विच आर प्लेज्ड, विच आर नॉट प्लेज्ड। जो जिस एसेट्स को आपने किसी को मॉर्गेज दे रखा है और जिस एसेट्स को आपने मॉर्गेज नहीं दिया है। ओके, चाहे वो आपका करंट एसेट्स हो, चाहे आपका फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे आपका लिक्विड एसेट्स हो, चाहे कुछ भी हो बच्चों, डोंट वरी, यू जस्ट नीड टू क्लासिफाई द एसेट्स बच्चों अमंग इन टू वेज बच्चों, एसेट्स विच आर स्पेसिफिकली प्लेज्ड एंड एसेट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सो क्लियर, नॉट प्लेज पहले हो गया, उसके बाद आएगा बच्चों प्लेज। प्लेज जब हम निकालेंगे वहीं पे हम क्या करेंगे, जिसको हमने एसेट्स दी थी, तो मतलब जिसको एसेट दे के हमने लोन लिया था, दैट मीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर था, तो उससे एसेट्स लाते वक्त ही उसका सेटलमेंट कर देंगे। तो जो हमें बैलेंस मिलेगा वो आफ्टर सेटिस्फाइंग द बच्चों क्लेम ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा। देन तो एक्चुअली फर्स्ट वन हुआ the amount realized from the asset not specifically pledged and second बच्चों हुआ amount realized नहीं होगा, यहाँ पे surplus amount बच्चों realized after बच्चों after adjusting, after setting up, set up the claim of the बच्चों secured creditors out of the assets which are specifically pledged। इसको करने के बाद बच्चों जो पैसा बचा फ्रॉम नॉट एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एंड सेकेंड जो मैंने आपको बताया यहां से सरप्लस अमाउंट डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट स्पेसिफिकली प्लेज, नाउ मूव टू द बच्चों क्लेमेंट्स। यहां पे लेकिन एक क्लेमेंट्स का पेमेंट हो गया, वो आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था। तो अगर हम लीस्ट की बात करें तो लीस्ट ए एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज एंड लीस्ट बी बच्चों एसेट स्पेसिफिकली प्लेज एज वेल एज द बच्चों अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसको भी सेटिस्फाई होगा। तो लिस्ट बी में ये दो चीज आती है। देन मूव टू दी बच्चों अदर क्लेमेंट, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों इज गिवन टू दी प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, आई टॉट यू अबाउट द प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। आई ऑलरेडी बच्चों आपको मैं डिक्टेट भी कर चुका हूं द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो द थर्ड पॉइंट, या अगर हम बोले जब लिस्ट सी में कौन आता है, फर्स्ट क्लेमेंट्स हु हैव द राइट टू बच्चों फर्स्ट क्लेम द कंपनी वाई लिक्विडेशन के बाद, माने सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद, लिक्विडेशन के समय पे सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद कौन कर सकता है, दैट इज बच्चों आपका हुआ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। देन मूव टू द बच्चों डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस बच्चों, ये आपका लिस्ट डी, उसको पेमेंट होगा। देन मूव टू द बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी क्रेडिट होगी वो भी आपका अनसिक्योर क्रेडिटर में आ जाएगा एंड आप उसको सेटिस्फाई करने के बाद वो आपका हो गया लिस्ट ई। देन मूव टू दी बच्चे लिस्ट एफ, द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके प्रेफरेंशियल होल्डर्स, देन लिस्ट बच्चों जी इक्विटी शेयर होल्डर, देन बच्चों अदर कंट्रीब्यूटरी या मेंबर्स होंगे लिस्ट एच में आएंगे। इस प्रकार का कंपनी में सेटलमेंट होता है। सो जहां तक हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का मतलब था हम उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको क्लास में से पहले पीडीएफ नोट भेजा है अबाउट द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट,
बिफोर दैट बच्चों आई ऑलरेडी डिक्टेटेड यू बच्चों द एंटायर थ्योरी ऑफ द लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो बचा था मैंने आज भेजा। तो जहां तक मैंने आज भेजा है, ड्यू टू बच्चों थोड़ा मौसम खराब है तो मैं क्लासेस यहीं बता दे रहा हूं, जो आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा, तो आप उसको ध्यान से सुनिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों यहाँ पे पॉइंट हुआ लिक्विडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जब मैं ये इसको पढ़ा रहा था बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये एक तरह के कैश बुक की तरह बनाया जाता है, कैश बुक की तरह बच्चों बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग एक कैश बुक बनाएंगे, एंड जैसे कि एक रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड, यू नो बच्चों, कैश बुक रियल अकाउंट इन नेचर, ऑल रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। तो ये कैश बुक की तरह बच्चों बनाया जाएगा। इसके रिसिप्ट साइड में क्या आएगा, पेमेंट साइड में क्या आएगा, आपको तो डिटेल बता भी चुका हूं, फिर भी बच्चों एक बार आप फॉर्मेट को फॉलो करें। बच्चों रिसिप्ट साइड में बच्चों आपको लिखना है एसेट रियलाइज्ड, टू एसेट्स रियलाइज्ड। जो भी एसेट्स आपके पास है कोई मैटर नहीं है बच्चों, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, स्टॉक इन ट्रेड या क्लोजिंग स्टॉक हो, आपके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्चर्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो बच्चों, आपके पास एक्रूड हो, प्रीपेड हो, जो भी आपके पास होगा बच्चों, सबको इन्वेस्टमेंट्स हो, जो भी हो, कॉल्स इन एरियर भी होगा। तो आपको सारी एसेट्स को लिखना है बच्चों, क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर आपका कोई एसेट्स को आपने दिया हुआ है किसी को, तो उसको सेटिस्फाई करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है उसको भी यहाँ पे लिख देना है, क्लियर समझ में। अगर नहीं लिखोगे तो बच्चे ऐसे लिख सकते, सपोज एसेट स्पेसिफिकली प्लेस 1 लाख रुपीज है तो डेबिट में लिख दो टू प्लांट मशीनरी 1 लाख रुपीज, और वहां पेमेंट कर देना। अगर उसको 80,000 पेमेंट करना है तो बाय सिक्योर्ड कैरेक्टर में 80,000 पेमेंट हो जाएगा। नहीं तो अगर हम 1 लाख के एसेट्स को लेके 80,000 को पेमेंट करते हैं तो हमें 20,000 बचता है। तो अगर 20,000 हमारे पास बच्चों सरप्लस बच जाता है तो हम उस 20,000 को भी डेबिट साइड में लिख सकते हैं, टू सरप्लस रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, उसको भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी एसेट्स को लिख दो, एंड जो प्लेज है उसको एडजस्ट करके अगर सरप्लस अमाउंट तो डेबिट में लिख दो, नहीं तो टोटल एसेट्स का वैल्यू डेबिट में लिखो और उसका सिक्योर कैरेक्टर को क्रेडिट में लिखो, क्लियर बच्चों। देन मूव टू द बच्चों, तो डेबिट में और कुछ तो नहीं आएगा होगा, क्योंकि किसी से अगर बच्चे यहाँ पे कॉल्स लिखा है, अगर किसी से आपको पैसा लेना होगा, अगर हमें पेमेंट करते वक्त पैसा शॉर्टेज होता है, तो जो भी बच्चों आपके अनपेड कैपिटल थे, जिन्होंने अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया था, सपोज एक शेयर होल्डर का प्राइस है 10 रुपीज, उसने 8 तक पेड अप किया है, तो आपसे वो 2 रुपीज डिमांड, उससे आप 2 रुपीज डिमांड कर सकते हैं, उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। बट आपको अगर सेटिस्फाई करने में शॉर्टेज होता है, अगर पैसा होता है, तो आपको नहीं मांगेंगे। पहले किसको मांगेंगे, इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर को मांगने, वो थ्योरी डिक्टेट किया था, इक्विटी शेयर को मांगने के बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता, देन प्रीफरेंस शेयर से पैसा मांगेंगे। वो भी बच्चों कितना मांगेंगे, जो आपका उनका अनपेड अमाउंट होगा, क्लियर बच्चों। देन मूव टू द बच्चों राइट हैंड साइड या क्रेडिट साइड, जो कि आपका है पेमेंट साइड। आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होगा, जैसे कि हमने लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में पहले जो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में स्पेसिफिकली प्लेस विथ, वहां पे आपका एडजस्टमेंट भी हो चुका होता था, सिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट अमाउंट ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर बच्चों, वो जैसे ऊपर से नीचे तक आ रहा था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होकर बनाया जा रहा है। तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया सारी एसेट्स लिख दिया, प्लस अगर कुछ सरप्लस मिलता है उसको भी लिख दिया, एवरी एसेट्स बच्चों, एंड लास्ट में कॉल्स जो लिखा है वो आपको ये बताने के लिए, अगर पैसा शॉर्टेज होता है तो अगर कोई शेयर होल्डर्स बच्चों ने पूरा पेमेंट नहीं दिया तो उनसे वो रेस्ट अमाउंट मांगा जाता है, क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों पेमेंट साइड क्या आएगा, पेमेंट साइड, एंड यू नो आपको मैं पेमेंट साइड में भी लिखवा चुका हूं नोट्स में। तो पहला जो पेमेंट होगा बच्चों, पहला पेमेंट तो आपको हमेशा देना पड़ेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। आपका पहला पेमेंट का हकदार है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्लियर बच्चों। देन उसके बाद आप पेमेंट किसको दोगे, ये भी थ्योरी में पूरा डिटेल कर चुका हूं बच्चों। उसके बाद क्या करो, सपोज मैं लिक्विडेटर हूं, मैं आपकी कंपनी बंद करने गया हूं, तो पहले तो आप बोलो सर सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट क्यों देगा, क्योंकि उससे बच्चों एसेट्स को हमें रियलाइज करवाना है, एसेट्स लाना है, तो डेफिनेटली उसका पेमेंट होगा ही होगा, क्लियर। एंड अगर उसका पेमेंट से हमारा एसेट्स कम है तो उसका पेमेंट होने के बाद जो पेमेंट बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर के अमाउंट में फुल्ली सिक्योर्ड तो नहीं होगा, पार्टली सिक्योर्ड पार्टली अनसिक्योर्ड हो जाएगा। एसेट्स मीट करने के बाद जो अमाउंट है जो बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आपको किसी प्रकार का लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर बच्चों।
सो आपको इसमें समझ में आए। तो पेमेंट साइड में मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसको देखो, फॉलो करें। तो बच्चों पेमेंट साइड में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद सपोज बच्चों मैं लिक्विडेटर हूं, तो मैं आपकी कंपनी को वाइंड अप करूंगा एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो भी लिक्विडेशन का प्रोसीडियर्स प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में। तो मेरा भी तो कुछ खर्च होगा, नॉट रेम्यूनरेशन। आई एम नॉट सेइंग अबाउट बच्चों रेम्यूनरेशन नहीं, मेरा सैलरी के बारे में नहीं बता रहा, मुझे कुछ खर्च भी करना होता होगा, जगह जगह जाना होता होगा, ऑफिस जाना आना, लीगल डॉक्यूमेंटरी वर्क जो भी होगा। सो बच्चों लिक्विडेशन प्रोसीडियर के लिए भी कुछ खर्च होते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। तो आफ्टर मीटिंग द फर्स्ट पेमेंट ऑफ द बच्चों सिक्योर्ड क्रेडिटर, मूव टू द सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। ओके, देन उसके बाद आप लोग बोलोगे सर आपने वहां पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिवेंचर ऑर्डर लिखा, तो यहाँ पे लिखो, हाँ लिखेंगे, टाइम आएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद पहले एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। थर्ड पॉइंट बच्चों लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, में जो आपकी कंपनी को वाइंड अप करूंगा उसके लिए मेरा जो चार्जेस होगा दैट इज नोन एज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अभी तो बस आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं नाउ, अभी तो फॉर्मेट बता रहा हूं बच्चों। उसके बाद आई विल टेल यू बच्चों, आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों कैसे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन निकाला जाता है, उसका भी नोट्स आपको मैं भेज चुका हूं। सो पहला हुआ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अपने आप हो जाएगा। सेकंड बच्चों आपका हुआ एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, उसके बाद हुआ बच्चों लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो जो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन बच्चों है, इसको आप यहाँ पे लिखा है बच्चों ऑन एसेट रियलाइज्ड, कितने रुपए का एसेट्स है बच्चों, कितना एसेट्स का पैसा मिला उसके ऊपर उसको मिलता है। ओके, उसके बाद बच्चों लिखा है क्या ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, लिखा है क्या, लिखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसके बाद बच्चों लिखा है ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो बच्चों पहला हमने पेमेंट किया सिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके बाद पेमेंट किया हमने एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन, देन उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, देन उसके बाद आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट देंगे। ओके, उसके बाद जो पैसा अगर बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसमें जो भी बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट जो उनको पेमेंट मिलेगा। एंड देन अगर पैसा बचता है बच्चों प्रीफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां जैसे हम इतना लेंथी प्रोसेस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सेटलमेंट ऑफ अफेयर्स अगर बोले तो वन आफ्टर वन नीचे कर रहे थे, वहीं पे ग्रॉस एसेट ग्रॉस लायबिलिटी सबको शो कर रहे थे बच्चों। यहाँ पे सिंपली डेबिट साइड में आपने सारा रिसिप्ट लिख दिया, पेमेंट साइड में आपने वन आफ्टर वन किसको पेमेंट दिया लिख दिया। अगर पैसा शॉर्टेज हुआ लास्ट में पेमेंट करते वक्त, तो आप कॉल्स करके डेबिट साइड में जो लिखे ना कॉल्स, वो आप पैसा मंगाएंगे। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर, बच्चों आपका ये हो गया फॉर्मेट, क्लियर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बच्चों नोट्स भेजा है रिगार्डिंग दी बच्चों कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। मैंने आपको नोट्स भेजा है बच्चों, जिसमें मैंने लिखा आपको दिया है लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कैसे निकाला जाता है। तो आप उस नोट्स को एक बार देखें, या पढ़ते वक्त प्रॉब्लम करवाते वक्त भी मैं आपको समझा सकता हूं, बट अभी समझना ठीक होगा। सो बच्चों द लिक्विडेटर्स को एक्चुअली जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उसके लिक्विडेशन के वर्क के लिए, तो दैट इज बच्चों यूजुअली उसको जो मिलता है या उसको जो उसका रेम्यूनरेशन मिलता है बच्चों, वो जो रेम्यूनरेशन होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ बच्चों कमीशन के रूप में मिलता है। लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है बच्चों, वो उसको इन द फॉर्म ऑफ कमीशन मिलता है, विच इज ऑलवेज बच्चों कैलकुलेटेड या बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज। लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है बच्चों, वो यूजुअली एक सर्टेन परसेंटेज पे मिलता है, कमीशन के रूप में मिलता है, एंड एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में मिलता है, जो कि बच्चों हमेशा दिया जाता है बच्चों आपका सर्टेन परसेंटेज में ऑन एसेट रियलाइज्ड। तो अभी तो फॉर्मेट को पढ़ रहे थे, उसको फिर से फॉलो करेंगे थोड़ा एक बार। तो लिक्विडेटर को उसका रेम्यूनरेशन कमीशन के रूप में मिलता है एज ए परसेंटेज ऑन दी बच्चों एसेट रियलाइज्ड, क्लियर। अमाउंट ऑफ एसेट रियलाइज के ऊपर मिलता है, कितने रुपए का आपका एसेट जो डेबिट में लिखा है उसके ऊपर मिलेगा। देन बच्चों अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट दोगे उसके ऊपर। मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, इट्स ए प्रोविजंस ऑफ द लिक्विडेशन। बच्चों यहाँ पे लिक्विडेशन में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिक्विडेटर को उसका रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन मिलेगा, जो कि उसको एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज्ड दिया जाएगा। एंड उसके साथ बच्चों अमाउंट बच्चों आपका पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कितना पैसा आप दे रहे हो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके ऊपर दिया जाएगा। तो
इस तरीके से उसको क्या मिलेगा, उसका रेम्यूनरेशन मिलेगा, किसको, लिक्विडेटर को। ओके, सो इन कैलकुलेटिंग द बच्चों लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालते वक्त हमें ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। हमने पढ़ तो लिया ये सर्टेन परसेंटेज में मिलेगा, ये पहले मिलेगा एसेट रियलाइज के ऊपर, सेकंड मिलेगा बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, पर हमको कैलकुलेट करते वक्त इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वो चीजें क्या है देखो बच्चों, पहला पॉइंट है बच्चों कमीशन ऑन एसेट बच्चों गिवन एज सिक्योरिटीज टू सिक्योर क्रेडिटर्स, कमीशन ऑन एसेट गिवन एज सिक्योरिटी टू सिक्योर क्रेडिटर्स। बच्चों द लिक्विडेटर गेट्स कमीशन ऑन द सरप्लस फ्रॉम सच एसेट्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बच्चों सिक्योर क्रेडिटर्स बिकॉज ही मेक्स एन एफर्ट ऑफ रियलाइजिंग द सरप्लस ऑफ सच एसेट फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। पहली बात वो बोल रहा है बच्चों कमीशन ऑन एसेट गिवन एज सिक्योरिटी टू सिक्योर क्रेडिटर, हम जो सिक्योर क्रेडिटर को एसेट देते हैं उस एसेट्स के ऊपर बच्चों से कमीशन मिलेगा। क्यों मिलेगा बच्चों, क्योंकि उस एसेट्स को छुड़ा के लाने में वो हेल्प करता है। सिक्योर क्रेडिटर से एसेट लाता है, सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट देता है, तो द लिक्विडेटर गेट्स कमीशन बच्चों ऑन द सरप्लस फ्रॉम सच एसेट्स। उसका पेमेंट करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है बच्चों, कुछ सरप्लस बचता है लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, तो उसको मिलता है बिकॉज उसने एफर्ट दिखा के उससे एसेट्स लाए, उसको पेमेंट दिया हुआ बच्चों। तो हम जो एसेट रियलाइज कर रहे हैं उसमें सरप्लस अमाउंट आएगा, एसेट्स हमने जो छुड़वाई उससे, तो सरप्लस अमाउंट के ऊपर उसको भी हमें एक्चुअली किस अमाउंट के ऊपर, जैसे सेल के ऊपर कमीशन होता है तो सेल के ऊपर कमीशन हुआ, तो यहाँ पे जो कमीशन बोल रहे हैं 10%, 5%, 2%, 1%, तो किसके ऊपर होगा, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट। तो उसमें अगर कोई सिक्योर क्रेडिटर के पास एसेट होगा तो उससे पैसा मिलने के बाद जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर मिलेगा। ओके, हाउएवर बच्चों इफ ही सेल्स द एसेट हिमसेल्फ, अगर एसेट खुद बेचता है, he gets commission on the total profits of such asset। अगर वो एसेट बेचता है बच्चों, जैसे कि तुम्हारे पास मेरा एसेट था, उसका वैल्यू था 1 लाख एंड मेरे को देना था आपको 80,000, तो मैंने आपको 80,000 दे दिया, आपसे 20,000 ले लिया, तो 20,000 को आपको दूसरी एसेट के साथ मिला के कमीशन मिलेगा। पर अगर पूरी एसेट्स को मैं खुद अपने एफर्ट से बेच के आपको पेमेंट करता हूं, 1 लाख का एसेट्स में बेच के आपको 80,000 पेमेंट करता हूं, तो उस सिचुएशन में बच्चों मुझे जो कमीशन मिलेगा बच्चों टोटल प्रॉफिट्स मतलब पूरे 1 लाख पे ही मुझे कमीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट पूरा मेरा हुआ। ओके, सेकेंड थिंग बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस, पूरा डिटेल में कमीशन कैसे मिलेगा बच्चों, सिंपली निकालते हुए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तुम्हारे टॉपिक में इतनी ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से बच्चों सर्टेन परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज के ऊपर होगा, सेकंड होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट दे रहे उसके ऊपर होगा। वही एसेट रियलाइज एक्चुअली क्या क्या कंसीडर करेंगे क्या नहीं करेंगे थोड़ा सा डाउट है, वो सब हाउ एक दो जगह पे होगा, हर जगह नहीं होगा। तो एसेट रियलाइज में अगर वो एसेट्स को छुड़ा के लाता है बस एंड खुद एसेट्स को मतलब एडजस्ट करके बस पैसा कुछ ले आता है सरप्लस अमाउंट, तो बस सरप्लस पे कमीशन मिलेगा। पर अगर एसेट्स को खुद बेच के पेमेंट करता है तो टोटल एसेट पे उसको कमीशन मिलेगा। ओके बच्चों, देन उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस। इफ द लिक्विडेटर इज टू गेट द कमीशन ऑन एसेट रियलाइज्ड, अगर लिक्विडेटर को बच्चों कमीशन मिलता है एसेट रियलाइज के ऊपर, ही ऑल्सो गेट्स ए कमीशन ऑन कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर एसेट रियलाइज के ऊपर उसको कमीशन मिलता है, जितना एसेट वो छुड़ा के लाएगा, इसका मतलब नहीं कि अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक है उसके ऊपर उसे कमीशन मिलेगा, उनके ऊपर भी मिलेगा। आप बोलोगे सर एसेट रियलाइज का मतलब जितनी एसेट्स को वो कलेक्ट करके बेचेगा, पैसा निकालेगा, उस पर उसको ही कमीशन मिलेगा, उसके लिए उसने एफर्ट किया है। पर कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो उसने कुछ रियलाइज नहीं किया, ये ऑलरेडी कंपनी में था, इसके ऊपर उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको अगर एसेट के ऊपर पैसा मिलता है, पहला कैटेगरी तो बोल दिया, एसेट्स को छुड़वाने में अगर उसका एफर्ट होगा तो पूरे एसेट पे मिलेगा, नहीं तो बस जो सरप्लस होगा उस पे मिलेगा। बट एसेट पे अगर उसको पैसा कमीशन मिलता है बच्चों, कैश इन हैंड कैश एट बैंक के ऊपर भी कमीशन मिलेगा, बट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर लिखा होगा क्वेश्चन में कि कमीशन ऑफ द लिक्विडेटर्स जो भी होगा ऑन एसेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश, कैश के बिना तो कैश के ऊपर आप कमीशन नहीं दोगे, अदरवाइज आपको कैश के ऊपर भी कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड हमारी दो ही चीजें हैं बच्चों, कमीशन ऑन एसेट रियलाइज्ड
देन वही परसेंटेज कमीशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन एसेट रियलाइज एंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन बच्चों अमाउंट पेड टू आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हमने एसेट रियलाइज के ऊपर पढ़ लिया, एसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कैश बैंक के ऊपर भी देना है कि नहीं देना है क्वेश्चन में देख लेना है, अगर नहीं लिखा हो कुछ भी तो आपको लेना है। देन बच्चों लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। if the liquidator is to get commission बच्चों on amount paid to unsecured creditor, अगर उसको कमीशन दिया जाता है बच्चों अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो अमाउंट देंगे बच्चों उसके ऊपर भी अगर उसको कमीशन मिलता है, इंक्लूडिंग बच्चों प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, यहां बोल रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर बच्चों प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हमेशा मिला होता है। इसलिए बच्चों जो हम फॉर्मेट में लिखा था, पहला पॉइंट एसेट रियलाइज के ऊपर, सेकेंड बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, थर्ड प्रीफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब अगर जो है परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर प्रीफरेंशियल क्रेडिटर मिला होता है या एज पर द रूल्स, सो उसको प्रीफरेंशियल क्रेडिटर पे भी कमीशन मिलेगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। समझ, अगर लिखा होगा प्रीफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे अंदर नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा अमाउंट पेड टू बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एंड हमेशा याद रखना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे जब पेमेंट करोगे कमीशन तो वहां पे आपको उसके साथ प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, उसके ऊपर भी कमीशन देना होगा। बट अगर लिखा होगा अदर देन प्रीफरेंशियल क्रेडिटर तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं दोगे, नहीं तो यूजुअली क्वेश्चन साइलेंट होगा, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर आपका प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होगा। मेरी बात को सुनो, ये है प्रोविजन, हम जो 2% और बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर हमेशा आपका प्रीफरेंशियल क्रेडिटर इन्वॉल्व होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर लिखा होगा अदर देन प्रीफरेंशियल क्रेडिटर तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को नहीं लोगे। जैसे एसेट्स के अंदर बच्चों कैश इन एंड कैश एट बैंक भी इन्वॉल्व होगा। तो क्लियर, तो आप यहां सोच लो, पहले परसेंटेज ऑन एसेट रियलाइज, वो एसेट को किस तरह से देखना है देख लेना, उसके बाद परसेंटेज ऑन बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद बच्चों परसेंटेज ऑन आपका प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होगा। ठीक है, नाउ द टर्म बच्चों पॉइंट अब आएगा, हम उस कमीशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिक्विडेटर कमीशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों। हमने पहले भी मैनेजर कमीशन में पढ़ा हुआ है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग ऐसे पढ़ा हुआ है बच्चों। यहाँ पे लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे। सो बच्चों इसका प्रोसीडियर्स है, इसमें दो चीज फिर कंसिडर की जाती है। इफ द अमाउंट अवेलेबल इज सफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखो नोट्स में लिखा है बच्चों, इफ द अमाउंट अवेलेबल इज सफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर हमारे पास जो पेमेंट है बच्चों, सपोज डेबिट साइड में जितना हमें रिसिप्ट मिला उसके बाद हमने पेमेंट किया क्रेडिट साइड में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, देन थर्ड लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, ये रेम्युनरेशन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, इतने लोगों को पेमेंट करने के बाद किसको पेमेंट करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर किया, एक्सपेंस लिक्विडेशन किया, LR किया, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, फिर उसके बाद प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, इन पांचों को पेमेंट करने के बाद बच्चों छठा नंबर किसका आया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। सो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते वक्त हमारे पास पैसा नहीं बचा होगा तो बच्चों, अगर पैसा नहीं बचा होगा तो क्या करेंगे, पैसा बचा होगा तो क्या करेंगे, क्लियर। तो यहां पहले है बच्चों पैसा बचा होगा, अगर अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है टू मीट द पेमेंट ऑफ, अगर अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है टू मीट द पेमेंट ऑफ बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्लियर। अगर अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है टू मीट द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्लियर, सफिशिएंट है हमारे पास, देन लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन बच्चों इज इक्वल टू होगा अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कितना उसको देना था, हमारे पास पैसा सपोज 2 लाख है, उसको पेमेंट देना 1 लाख, तो 1 लाख देने के बाद ही पैसा बचेगा, वो प्रीफरेंशियल होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। तो अगर पैसा अवेलेबल है तो कितना देना है, इंटू R/100, बस खत्म, कितना देना है इंटू R/100, क्लियर। एंड अगर बच्चों अमाउंट अवेलेबल इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर अमाउंट अवेलेबल बच्चों सफिशिएंट नहीं है पेमेंट देने के लिए, देन बच्चों लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, अमाउंट अवेलेबल
जितना बचा है, क्योंकि हमारे पास सब 1 लाख देना है, हमारे पास 80,000 है, तो एक 80,000 को ही दिया जाएगा। वो 80,000 कौन पाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पाएगा, पर उसको भी नहीं मिलेगा पूरा, क्योंकि 80,000 में से लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन मिलेगा। पहले तो अपना रेम्यूनरेशन लूंगा फिर तेरे को दूंगा। हाँ मेरे पास 80,000 रुपीज है, तेरे को देना था 1 लाख रुपए, पर 1 लाख तो दे नहीं पाऊंगा, 80,000 दूंगा, पर 80 में से भी पहले मैं अपना रेम्यूनरेशन निकालूंगा, क्योंकि मेरा हक है। सो इफ द ये कैलकुलेशन यही तो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो टेक्निक्स है इस मेथड को सीखने के लिए आपको यही बेसिक पार्ट को समझना होगा। सो इफ द अमाउंट अवेलेबल इज नॉट सफिशिएंट, अगर पैसा सफिशिएंट नहीं है टू मीट द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन जितना पैसा बचा है उसको, अमाउंट अवेलेबल जितना है, यहाँ पे ड्यू नहीं, कितना देना था नहीं, यहाँ तो पैसा है ही नहीं, तो अमाउंट जितना अवेलेबल है इनटू आर बाय 100 प्लस आर। क्लियर? सो दिस इज द वे ऑफ बच्चों कैलकुलेटिंग लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अगेन अगर मैं आपको जो नोट्स भेजा था मैं इसको फिर से आपको सामने रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान से सभी स्टूडेंट सुने कि बच्चों लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे निकाला जाता है। क्लियर? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं, बुक्स की कोई जरूरत ही नहीं थी, आज सिंपल हमको समझ में आ चुका है, बस तुम लोग ने निकाला था, बट आई डोंट थिंक फॉर्मेट तो आप समझ गए। फॉर्मेट में सब बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ बच्चों आपका लिक्विडेटर से रेम्यूनरेशन, एंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा एज ए सर्टेन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑन द एसेट रियलाइज के ऊपर मिलेगा एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर मिलेगा। एसेट रियलाइज के बारे में बात किया जाए तो बच्चों जितने भी एसेट से पैसा मिलेगा सबके ऊपर उसको मिलेगा। अगर एसेट्स किसी को प्लेज दिया हुआ है तो एसेट्स को प्लेज का पेमेंट देने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा, प्लस बाकी एसेट यहां से 20,000 सपोज मिला तो इसको होगा। पर एसेट को अगर वो खुद बेच के उसका पेमेंट करता है तो टोटल अमाउंट प्लस दूसरी एसेट तो जो होगी इसका टोटल अमाउंट के ऊपर वो उसको कमीशन देगा। हुआ? उसके बाद बच्चों यहां पे आपको ध्यान देना है कैश इन हैंड कैश एट बैंक पे भी उसको देना पड़ेगा। तुम बोलो सर कैश इन हैंड कैश एट बैंक तो उसने रियलाइज नहीं किया, ऐसा नहीं है, वो भी लिखा, बट अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश तो कैश के ऊपर नहीं होगा, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज तुमको कैश में भी लेना पड़ेगा, कमीशन मिलेगा। देन बच्चों अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर जो सपोज 2% होगा कि 1% होगा, ऐसा अलग अलग भी हो सकता है, 2% ऑन एसेट रियलाइज 1% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो याद रखना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर जब परसेंटेज लिखा होगा वो भी सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं होगा, उसके साथ प्रीफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर पेमेंट होगा, क्योंकि हमेशा प्रीफरेंशियल क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर होता है। पर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर स्टेटेड होगा कि अलग है तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर पे नहीं होगा, सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे होगा। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रोसीजर है। अब देखना कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट के लिए 2 प्रोसीजर से 2 पॉइंट है। अगर हमारे पास पैसा बचा हुआ है, सफिशिएंट है पेमेंट करने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, अगर हमारे पास पैसा सफिशिएंट है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उसका पैसा देने के लिए, तो सिंपली बच्चों हमें क्या करना है, जितना ड्यू था, जितना पेमेंट देना था, अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनटू आर बाय 100। अगर हम देख रहे कि हमारे पास पैसा सफिशिएंट नहीं है टू मेक द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उस समय पे आपको क्या करना है बच्चों, अमाउंट अवेलेबल, कितना पैसा बचा हुआ है, नोट्स देखिए सब कुछ लिखा है, अमाउंट अवेलेबल, अब तो है नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है, तो कितना बचा है, तो यहाँ ड्यू की तो बात ही नहीं है, लिखा है 2% अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पर उतना पैसा तो है ही नहीं, तो अमाउंट अवेलेबल कितना है इनटू आर बाय 100 प्लस आर। सो बच्चों दिस इज योर ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। So keeping into account बच्चों the following points you can easily बच्चों calculate the amount of liquidators remuneration, जिसको हम लोग 3rd नंबर पे पेमेंट करेंगे। क्लियर बच्चों? So this is all about your liquidator remuneration और फॉर्मेट सब कुछ बताया। अगर फॉर्मेट को एक बार फिर से बोलूं तो इट इज जस्ट लाइक बच्चों योर कैश बुक। सो जितना पैसा मिलना है उसको रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में लिखना है आपको, एसेट रियलाइज्ड। और इसमें कॉल सिनेरियो और पैसा अगर शॉर्टेज हो तो हम पैसा डिमांड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर से, बट अप टू द कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया, उनसे पैसा जितना नहीं लिया वही मांग सकते हैं। उसके बावजूद अगर पैसा शॉर्टेज हुआ तो देन प्रीफरेंस शेयर होल्डर से मांगे, वो भी कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया। क्लियर? यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जो एसेट किसी को दिया है तो उससे डायरेक्ट एडजस्ट करके सरप्लस ला के लिख सकते हैं,
या अगर डेबिट साइड में पूरा लिख देंगे एसेट कितना है एंड क्रेडिट में लिखेंगे पेमेंट। अगर एडजस्ट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में पेमेंट का नाम नहीं आएगा। अगर हम एसेट्स लाख रुपए का एसेट से 80,000 लोन है, 80,000 को एडजस्ट करके 20,000 लाते हैं तो ओनली 20,000 आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में पेमेंट में और ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। अगर 1 लाख लिखोगे डेबिट में तो क्रेडिट में आपको पहले लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद आप पेमेंट करोगे क्रेडिट साइड में बच्चों, आपका जो भी खर्च हुआ होगा एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन के लिए जो लिक्विडेटर का खर्च हुआ होगा। देन उसके बाद लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन लेगा, वो आपका एसेट के ऊपर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, एंड क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं होगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर भी वो क्या लेगा, पैसा लेगा। क्लियर। उसके बाद बच्चों फोर्थ बीट पे आपका जो पॉइंट आता है बच्चों वो आपका है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देन फिफ्थ पॉइंट पे अगर पैसा बचा है तो डिवेंचर होल्डर। देन अगर पैसा बचा है तो बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देन अगर पैसा बचा है तो आप उसको दोगे प्रेफरेंशियल होल्डर। एंड अगर पैसा बचा है तो लोगे इक्विटी होल्डर। एंड अगर पैसा शॉर्टेज होता है तो डेबिट साइड में आपको लिखना है क्या, कॉल्स, और अनपेड अमाउंट मांगना है, पहले इक्विटी से उसके बाद बच्चों प्रेफरेंशियल होल्डर से। ओके बच्चों, सो दिस इज योर बच्चों आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। होप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में समझ आया हाउ टू प्रिपेयर द बच्चों लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। वंस बच्चों आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी एंड फॉर्मेट एंड उसके कंटेंट्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग एनी पर्टिकुलर टर्म, once you will get the detailed information and understanding of bachcho the format and the contents and the format, as well as if any particular terms requires a particular procedures of its calculation, you will definitely bachcho touch and bachcho complete each and every question of your practical book। कोई ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं है, but you need to बच्चों फोकस ऑन द फॉर्मेट एंड द कंटेंट्स एंड द बच्चों जो कैलकुलेशंस है। वंस इसको अच्छे से याद रख लोगे आप 100% सारे प्रॉब्लम को कर पाओगे एंड साथ में मैं आपके हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में सभी स्टूडेंट इसको पढ़ के आए अच्छे से, पूरे फॉर्मेट को, कंटेंट्स को, उसके साथ साथ इस प्रोसीजर्स को। हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। आज का होमवर्क है बच्चों, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड हमने पढ़ा था उसके जो पहला एंड सेकेंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट करके मुझे कल ग्रुप में भेजिए। एंड आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे कल क्लास में स्टार्ट होने से पहले पूछे, फिर भी मैं आपका कल का क्लास स्टार्ट होने से पहले इस बारे में फिर से डिस्कशंस करूंगा। तब तक बच्चों टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।